तो आज हम कहानी सुनेंगे एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन की, उन छोटे छोटे पलों की जिन्होंने भारत के एक राष्ट्रपति को बनाया। उनकी ही आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर के जरिए हम ये जानेंगे कि कैसे एक छोटे से द्वीप का लड़का हिंदुस्तान का सबसे चहेता राष्ट्रपति बन गया। चलिए इस कहानी की शुरुआत एक सवाल से करते हैं जो कलाम के पिता ने उनसे पूछा था। क्या सीगल सूरज के पार अकेले और बिना घोंसले के नहीं उड़ता? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी की यात्रा का निचोड़ था। तो कहानी की शुरुआत होती है रामेश्वरम से। ये वो जगह है जहां कलाम की जिंदगी की नींव पड़ी। एक ऐसी जगह जहां उन्हें सिर्फ सुरक्षा ही नहीं बल्कि जिंदगी के वो अहम सबक मिले जो ताउम्र उनके साथ रहे। कलाम एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास तमिल परिवार में पले बढ़े। जरा सोचिए, 19वीं सदी का एक पुश्तैनी घर जहां उनके माता पिता जैनुल आबिदीन और आशियम्मा ने उन्हें एक ऐसा माहौल दिया जो हर तरह से महफूज था। मतलब खाने पीने, कपड़े, दवा, दारू, हर जरूरी चीज मौजूद थी। हाँ, ऐशो आराम की कोई जगह नहीं थी। एकदम सादा लेकिन उतना ही मजबूत और सुरक्षित बचपन। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या थी? वो विरासत जो उन्हें अपने माता पिता से मिली। अपने पिता से उन्होंने सीखी ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, और अपनी माँ से उनसे मिला अच्छाई पर अटूट भरोसा और वो गहरी रहमदिली। और यही वो मूल्य थे जो आगे चलकर उनकी शख्सियत की बुनियाद बने। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी पहली कमाई की। ये वो मौका था जब उन्होंने जिंदगी में पहली बार आत्मनिर्भर होने का मतलब समझा। एक आना, ये बात है दूसरे विश्व युद्ध के समय की। हुआ यूं कि अचानक इमली के बीजों की मांग बहुत बढ़ गई, तो बस नन्हे कलाम इन बीजों को इकट्ठा करते और बेचते थे, और इसके बदले उन्हें हर रोज मिलता था एक आना। ये महज एक सिक्का नहीं था, नहीं, ये उनकी मेहनत की कमाई थी। आत्मनिर्भर होने का पहला एहसास था। उनकी पहली पक्की नौकरी की कहानी भी बड़ी मजेदार है, और वो भी हालात की ही देन थी। देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। ट्रेनें अब रामेश्वरम स्टेशन पर रुकती नहीं थीं, सीधा निकल जाती थीं। तो अखबार कैसे पहुंचते? अखबारों के बंडल चलती ट्रेन से ही फेंक दिए जाते थे। अब उनके जो चचेरे भाई थे शमसुद्दीन, उन्हें किसी की मदद चाहिए थी इन बंडलों को उठाने के लिए, और ये जिम्मेदारी उठाई कलाम ने। और पता है, इसी काम से उन्हें मिली अपनी पहली तनख्वाह, जिसे कमाने का गर्व ही कुछ और था। लेकिन कलाम का बचपन सिर्फ काम और मेहनत के बारे में नहीं था। ये कहानी है गहरी दोस्ती की और उस आपसी भाईचारे की जिसका बहुत जल्द एक कड़ा इम्तिहान होने वाला था। उनके 3 जिगरी दोस्त हुआ करते थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। सोचिए, एक दोस्त था रामानंद शास्त्री जो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी का बेटा था। दूसरे थे अरविंदन जो बाद में ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में गए, और तीसरे शिव प्रकाशन जो रेलवे में कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बने। और सबसे खास बात जानते हैं क्या थी? ये तीनों दोस्त कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। लेकिन उनकी दोस्ती के आगे मजहब की कोई दीवार टिकी नहीं सकती थी। लेकिन इस खूबसूरत भाईचारे को एक नजर लग गई। बात तब की है जब कलाम 5वीं क्लास में थे। स्कूल में एक नए टीचर आए और उनके आते ही मानो सब कुछ बदलने लगा। कलाम हमेशा की तरह अपने दोस्त रामानंद शास्त्री के साथ सबसे आगे वाली बेंच पर बैठे थे। लेकिन ये बात नए टीचर को हजम नहीं हुई। उन्हें यह गवारा नहीं था कि एक मुस्लिम लड़का एक पुजारी के बेटे के साथ बैठे। तो उन्होंने कलाम को हुक्म दिया कि वो उठकर सबसे पीछे वाली बेंच पर जाकर बैठें। पर जानते इस पूरे वाकये में सबसे ज्यादा चुभने वाली बात क्या थी? टीचर का हुक्म नहीं बल्कि अपने दोस्त रामानंद का चेहरा। जब कलाम अपनी सीट से उठकर पीछे जा रहे थे तो रामानंद फूट फूट कर रो रहे थे। वो रोता हुआ चेहरा, वो तस्वीर कलाम के जहन में हमेशा के लिए बस गई। जब ये बात घर तक पहुंची तो रामानंद के पिता लक्ष्मण शास्त्री, जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे, उन्होंने फौरन उस टीचर को बुलवाया और उन्होंने टीचर से 2 टूक कह दिया, या तो माफी मांगो या फिर ये स्कूल और ये द्वीप दोनों छोड़कर चले जाओ। सोचिए, एक मुख्य पुजारी का ये कदम, ये समाज में जहर घोलने वालों के खिलाफ एक बहुत बड़ा और मजबूत पैगाम था। खैर, ये तो एक वाकया था। एक और इंसान थे जिनकी कलाम की जिंदगी में बहुत अहम भूमिका रही। वो थे उनके साइंस टीचर, और उन्होंने कलाम को बराबरी का जो सबक सिखाया वो भी कमाल का था। इनका नाम था शिव सुब्रमण्यन अय्यर। वो खुद एक ब्राह्मण थे, लेकिन वो उन सामाजिक बंधनों को, जात पात की दीवारों को तोड़ना चाहते थे।
एक तरह से वो एक बागी थे जिनका एक मकसद था, और उन्होंने कलाम के अंदर की प्रतिभा को पहचान लिया था। एक दिन अय्यर सर ने कलाम को अपने घर खाने पर बुलाया, लेकिन एक मुश्किल थी। उनकी पत्नी काफी पुरानी सोच की थीं। उन्होंने अपनी पवित्र रसोई में एक मुसलमान लड़के को खाना खिलाने से साफ इनकार कर दिया। ये समाज की कड़वी सच्चाई से आमना सामना था। लेकिन अय्यर सर ने क्या किया? वो जरा भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने खुद अपने हाथों से कलाम को खाना परोसा, और बस इतना ही नहीं, उनके बगल में बैठकर खुद भी खाया। और खाते खाते उन्होंने कलाम से एक बड़ी गहरी बात कही। जब आप सिस्टम को बदलने का फैसला करते हैं ना, तो ऐसी मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। और इस एक कदम का असर देखिए। अगले हफ्ते अय्यर सर ने कलाम को फिर से खाने पर बुलाया, और इस बार एक चमत्कार हुआ। उनकी पत्नी ने खुद अपने हाथों से कलाम को अपनी रसोई के अंदर बिठाकर खाना खिलाया। तो बस ऐसे ही छोटे बड़े तजुर्बों ने कलाम को आने वाली जिंदगी के लिए तैयार कर दिया था। और फिर वो वक्त आया जब उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए अपना घर, अपना रामेश्वरम छोड़ना था। और इस मौके पर उनके माता पिता ने जो कहा, वो भी एक सबक है। जब कलाम ने अपने पिता से बाहर जाकर पढ़ने की इजाज़त मांगी, तो उनके पिता ने उन्हें अबुल कहकर पुकारा, और वही सवाल दोहराया जो हमने एकदम शुरू में सुना था। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि तुम्हें तरक्की करने के लिए दूर जाना ही होगा। आखिर सीगल भी तो सूरज के पार अकेले बिना किसी घोंसले के उड़ान भरता है ना? ये सुनकर कलाम की माँ का दिल थोड़ा घबराया। वो अपने बेटे को दूर नहीं भेजना चाहती थीं। तब उनके पिता ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया। उन्होंने कहा, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। तुम उन्हें अपना प्यार दे सकती हो, अपने विचार नहीं, क्योंकि उनके खुद के अपने विचार होते हैं। सोचिए जरा, परवरिश और बच्चों की आज़ादी पर कितनी गहरी और कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। तो यही थे वो पल, एक आने की वो पहली कमाई, दोस्त के वो आंसू, एक टीचर का वो डिनर। ऐसे ही छोटे छोटे पलों ने मिलकर एपीजे अब्दुल कलाम की शख्सियत को गढ़ा। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हर किसी की जिंदगी में वो कौन से छोटे छोटे पल होते हैं जो असल में हमें बनाते हैं, जो हमें वो दिशा देते हैं जिस पर हम आगे चलते हैं।